का इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है बिहार चुनाव के दो रुख। पहले दौर में उमूमन सियासी मुबस्सिरीन ये कहते रहे हैं कि पहले मरहले के इंतखाबात से अंदाज़ा बखूबी हो जाता है कि लहर किस पार्टी की है। जी हां, 243 असेंबली सीटों वाली बिहार रियासत में पहले मरहले के तहत 71 सीटों पर अवाम ने फैसला महफूज कर लिया है। पहले मरहले में कई बड़े लीडरों की किस्मत दांव पर है। एनडीए के सामने इक़्तिदार पर दोबारा काबिज होने का मसला है। पहले मरहले में 8 वुज़रा पर अपनी सीट बजाने का दबाव है, तो वहीं अजीम इत्तेहाद पर 15 साला बनबास को खत्म कर इक़्तिदार में वापसी की चुनौती है। तो दूसरी जानिब इस इंतखाबात में बने नए इत्तेहाद को नई पहचान की भी फिक्र है। एलजेपी पहले मरहले में 10 सीटों पर जेडीयू को चुनौती दे रही है। दो रुख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन पड़ेगा किस पर भारी। जानेंगे कई सवालों का जवाब अपने खास मेहमानों से दो रुख में, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो रुख में अपने दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। खालिद अनवर साहब जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर नवल किशोर साहब जो कि तर्जुमान हैं आरजेडी के। आरजेडी का मौक़िफ़ स्टैंड रखेंगे। खालिद अनवर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। चुनावी तशहीर में इसकी तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन पहला मरहला है तो पहला रिएक्शन क्या है? कितने मुतमईन हैं आप, आपकी पार्टी? बहुत अच्छा। मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, जो बातें हो रही है, हर सीट पे हमने बात की है और ये बहुत ही अच्छा चुनाव जा रहा है। एनडीए गठबंधन के हक में बहुत भारी वोट पड़ रहा है और खुशी की बात यह है कि सारे तबकों का वोट मिल रहा है। नीतीश कुमार को वजीर आला बनाने के लिए बिहार के सभी तबकात के लोग यकसा वोट कर रहे हैं, भारी तादाद में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी खबरें मिलेंगी आपको 10 नवंबर को इस मरहले की। ठीक है, तो जेडीयू मुतमईन है, लेकिन आरजेडी क्या कुछ कहती है ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर नवल किशोर साहब, आरजेडी किस हद तक मुतमईन है पहले मरहले को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनौती तो अलग है, विफलताएं इतनी हैं कि जो बिहार की जनता है वो पूरी तरह से संकल्प बदलाव के लिए तैयार है। और वो विफलताएं क्या है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो संगठन या एजेंसी ने कहा है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग ने कहा है कि 16 सूचकांक में हर सूचकांक में वो पीछे है, निचले पैदान पे है। तो और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है। हर एक दूसरे घर से लोग मजदूर पलायन करते हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी पलायन करते हैं। पिछले 15 साल में कोई उद्योग नहीं लगा है, शून्य निवेश हुआ है। और जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, पिछले बार 2015 में प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने 33 घोटालों का नाम गिराया था, उसमें 27 और जुड़ गए हैं, 60 घोटाले हो चुके हैं। अगर विधि व्यवस्था की बात करें तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जो 34 असहाय बच्चियों के साथ जो घटना घटी वो सरकारी संरक्षण में घटी। जो मुख्य आरोपी है वो उसको सरकार ने पैसा दिया है, संरक्षण रखा है। तो इस तरह की जब बातें हुई है तो ये चुनौती क्या है? तो विफलताएं इतनी है कि लोगों ने अब मन बनाया है कि इनका परिवर्तन करना है। और जो क्लेम आज तक ये करते रहे हैं विकास का, साफ छवि का, वो पूरा सामने दिख गया है। 1000 का ब्रिज भी टूट जाता है उद्घाटन के 29 दिन के बाद 300 करोड़ का पुल गिर जाता है। तो भागलपुर और गोपालगंज में जो दृश्य दिखे, जो बाढ़ में दृश्य दिखे, जो कोरोना काल में दृश्य दिखे, जो प्रवासी मजदूरों के समय में दृश्य दिखे, आप विफलताएं गिनेंगे ना तो पता चलेगा कि ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। और तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी की बात करके और युवाओं को जोड़ के उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला ठिका ले लिया है और वह होने जा रहा है। ये सच होता हुआ है। जो आप देखेंगे कि पिछले चुनाव अभियान के दौरान उनके हर भाषण में आपने देखा होगा कि किस तरह के यूथ कनेक्ट किए हैं और लोग उनके भाषण में आए हैं। नवल किशोर साहब, ये हकीकत है कि रोजगार की बात और नौकरी की बात अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो उनकी तरफ जनता, आवाम, नौजवान राग़िब हो रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत होनी चाहिए कि आप नौकरी कैसे देंगे, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, खाका किस तरह से तैयार किया गया। लगातार आरजेडी से यही सवाल कर रहे हैं कि आप नौकरी देंगे तो पैसे कहां से लाएंगे? देखिए, बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, ये नौकरियां जो हैं वो सरकारी नौकरियां हैं और रिक्तियों के आधार पे है। 4.5 लाख रिक्तियां तो ऑलरेडी हैं
और 5.5 लाख और हो जाएगी। अगर नीति आयोग के अनुपात के आधार पर, राष्ट्रीय अनुपात के आधार पर देखा जाए तो 5.5 लाख और होंगे। और अगर आप बात कहते हैं पैसा कहां से आएगा, तो अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है तो पैसा जरूर आएगा। पहली बात तो यह है कि जो बजट 2,11,000 करोड़ का है, वो बजट का मात्र 40% वापस हो जाता है। विभागवार उसका प्रबंधन किया जाएगा तो आप दे सकते हैं, आप उनका तनख्वाह भी दे सकते हैं। और तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, जिसकी बात हमेशा जदयू कहते रही है, लेकिन जब भी भाजपा के साथ आते तो शांत हो जाते हैं, वो है विशेष राज्य का दर्जा। इनको पूछना चाहिए कि जो 1,25,000 करोड़ के वायदे करके गए थे 2015 में, क्या प्रधानमंत्री ने उसमें से 125 रुपया भी दिया है? और दिया है तो कहां दिया है? इसे यही कारण है कि बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे रोजगार हो, सब में ये सरकार पीछे गई है। केवल प्रचार और केवल प्रचार के माध्यम से अपनी बात बनाए रखे हैं। आरजेडी आप पर सवाल उठ रही है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर इख्तिदार में आप काम करने का आपको मौका मिला, उस वक्त भी तमाम नाकामियां आपके सामने है। 15 साल की बात छोड़ ही दीजिए, अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस इंतखाबी तशहीर की मैं बात करूं जिसमें पीएम मोदी ने खुद कहा था कि यूपीए सरकार में बिहार हुकूमत स्ट्रगल ही करती रही, सिर्फ मुझे 3 से 4 साल का वक्फा मिल पाया है नीतीश कुमार के साथ काम करने का। यानी कि पीएम मोदी खुद ये जानते हैं और ये समझ रहे हैं कि जब एनडीए बीजेपी नहीं थी साथ में जेडीयू के, तो उस वक्त काम ही नहीं हुआ बिहार में। देखिए, ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे इल्जामात लगाए। आपको ये समझने की जरूरत है कि 15 साल पहले का जो बिहार था एक बीमारू राज था। 15 साल पहले बिहार में क्राइम इस लेवल पे बढ़ा हुआ था कि एक आम आदमी, लड़कियां और महिलाएं छोड़ दीजिए, एक आम आदमी सड़क पे 5 बजे के बाद निकलने में डरता था। आप एक नई गाड़ी नहीं ले सकते थे, आप एक अच्छा मकान नहीं बना सकते थे। इनका इस तरह से आतंक हुआ, गुंडा राज हुआ कि सारे इंडस्ट्री के लोग यहां से पलायन करके दूसरे स्टेट में चले गए। और आज अगर ये बात करते हैं रोजगार की, या ये बात करते हैं कि वजीर आजम ने क्या कहा था, देखिए नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में रोजगार भी दिया, तरक्की भी दी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। नीतीश कुमार ने बिहार को एक बीमारू राज्य से एक तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर रियासत बनाने की पूरी। आपने रोजगार की बात कही, आपने कहा 15 साल में नीतीश सरकार ने बहुत रोजगार दिए, इसका आंकड़ा आप जरा बता दें। अगर बिहार के सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, तो सिर्फ 5 सालों में यानी 2015 से 2020 तक का ये आंकड़ा है, जो कि ये कहता है कि 36 से लेके 42% बेरोजगारी बढ़ी है। फिर सच्चाई क्या है? देखिए, 15 सालों में लालू यादव जी की सरकार ने सिर्फ 90,000 रोजगार दिया था। लालू जी की सरकार ने सिर्फ 90,000 लोगों को नौकरी दी थी 15 सालों में, जबकि नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में तकरीबन 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये देखिए, आंकड़ों का खेल नहीं है। बात यह है कि आप इज्जत के साथ, बाइज्जत तरीके से लोगों को रोजगार दें, नौजवानों को पढ़ने का मौका दें, स्कूलों में अच्छी तालीम हो और हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिले, सड़कें अच्छी हो, बिजली हर घर को मिले, पानी हर घर को मिले। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज बिहार के अंदर इतना अमनो अमान है, इतना लॉ एंड ऑर्डर है कि आज नेशनल क्राइम ब्यूरो ने इसका बिहार का दर्जा 21वीं नंबर पे ला करके रखा है। जबकि पिछले 15 वर्ष जो लालू यादव जी की सरकार थी, उसमें बिहार दूसरे तीसरे नंबर पे ही होता था। तो ये सब चीजें हैं और बिहार के लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। असल मामला यह है कि तेजस्वी यादव जी और उनका परिवार बेरोजगार हो गया है, उनको रोजगार की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि तेजस्वी यादव के मामा को रोजगार कैसे मिले, उनके फूफा को रोजगार कैसे मिले, उनके खालू को रोजगार कैसे मिले, उनकी बहन को रोजगार कैसे मिले। एक परिवार के रोजगार के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं और बिहार के अवाम इस बात को समझ रहे हैं कि एक शख्स है जो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है और एक नीतीश कुमार है जो पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकलियतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बहुत खुली हकीकत है जो बिहार में आने के बाद बिहार के लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और आपको हैरत होगी ये देख करके कि बिहार इतना बदल गया है, इतना बदल गया है, इतना बदल गया है
कि 15 साल पहले का जो बिहार का जंगल राज था, उस बिहार में इतनी तरक्की हो सकती है। जो बदली हुई तस्वीर 15 सालों में जेडीयू को दिखाई दे रही है, क्या वैसी ही बदली तस्वीर आरजेडी को दिखाई दे रही है? डॉक्टर नवल किशोर साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि 15 बनाम 15 गैर तार्किक तुलना है। अगर आप तुलना करना है तो आज के बिहार की तुलना आज के महाराष्ट्र से करें, आज के राजस्थान से करें, आज से दक्षिण भारत के राज्यों से करें। और ये नीति आयोग ने यही किया है और बताया है कि वो सबसे फिसड्डी राज्य है विकास के मामले में, कुपोषण के मामले में, मृत्यु दर के मामले में, हर सूचकांक पे वो सबसे नीचे है। यही सच्चाई है। जहां तक उनकी बात है कि 1990 का बात कर रहे हैं, तो देखिए 1990 में जिसकी तनख्वाह 2200 से 4000 थी, आज वो 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास आ गया है। उस तुलना का तो हम कर नहीं सकते ना। हम ये बताएंगे ना कि पिछले 15 साल में खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने मात्र 6 लाख नौकरी दे पाए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं मैंने पूरी कोशिश कर ली, कोई उद्योग नहीं लगा पाए। ये उनकी ही बात है, किसी और की बात नहीं है। और जब हम उनका विकल्प दे रहे हैं और कह रहे हैं तार्किक आधार पे, रोड मैप के आधार पे, विजन के आधार पे हम कह रहे हैं कि भाई नौकरी तो डॉक्टर और मरीज के अनुपात पे दिए जाएंगे ना, डॉक्टर तो शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात पे दिए जाएंगे। और ये नीति आयोग भी कहता है उसके आधार पे 10 लाख तो सरकारी रिक्तियां हैं, हम उसको भरने की बात कर रहे हैं। ये पैसा कहीं और से आए थोड़े आएगा। जो विभाग में बजट आता है उसी एलोकेशन के आधार पे आप कर सकते हैं। उसमें आप 40% बजट वापस भेज देते हैं, तो ये आपकी विफलता है ना। तो ये तुलना 15 साल बनाम 15 साल तो नीतीश कुमार के निकम्मेपन की पहली और अंतिम निशानी है कि वो अपनी बात नहीं करते हैं और वो बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको इतना मौका मिला, लोगों ने आपको बात लोगों से आपने बोला कि विकास के मुद्दे पे हम वोट ले रहे हैं, लेकिन आप पूरे 15 साल तक बिजली, सड़क, पानी करते रहे। और उसके बाद आपको जब चुनाव आता है तो जंगल राज और लालू राज की चर्चा करते रहते हैं। आप खुद नहीं बताते हैं कि जिस बार में आपको 2008 में 1000 करोड़ मिला, हर साल बाढ़ आती है, आप कैसे बाढ़ को नहीं रोक पाते? बाढ़ तो आपके लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करता है। आप कहते हैं कि तटबंध चूहे खा जाते हैं, आप कहते हैं कि शराब चूहे पी जाते हैं, आप कहते हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जो मुख्य आरोपी महिला है उसके पति हैं और उसको आपने टिकट दे दिया है। जिस ब्रजेश ठाकुर का नाम लिया जाता है उसके घर से आपका आना जाना है, वो आपके साथ में 2000 में चुनाव लड़ा है। ये कौन नहीं जानता है कि आपके जो चरित्र है वो चाहे क्राइम पे हो, चाहे करप्शन पे हो, चाहे कम्युनलिज्म पे। आप कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आप कम्युनलिज्म के आधार पे नरेंद्र मोदी से अलग हुए, फिर उनके शरण में चले गए। आज उनका तारीफ करते हुए थकते नहीं है। जिस नरेंद्र मोदी ने आपके डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, उसके सामने नतमस्तक हो गए हैं। आपके वैचारिकी, आपके विकास के पैमाने और आपका दृष्टि, विजन, ये हर आधार पे आप शून्य हो चुके हैं। और जब लोग जान चुके हैं तो आप आपा खो रहे हैं। आपकी भाषाई गिरावट जो पिछले 10-15 दिनों में देखी गई है, वो तो एकदम पराकाष्ठा है उसका। आप किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं? एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन एक नौजवान युवा के सामने जब देखते हैं कि हमारा कोई भी चारा नहीं चल रहा, तो आप उनके पिता पे कमेंट करते हैं, माता पे और महिलाओं पे कमेंट करते हैं। जो पहली और अंतिम मुख्यमंत्री रही हैं महिला के रूप में, उन पर आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपके घबराहट, बौखलाहट का तस्वीर है। और आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। अगर आपने किया है तो आप उसको क्यों नहीं गिनाते हैं? आप क्यों जाते हैं? खालिद अनवर साहब, आपसे सवाल ये किया जा रहा है, आरजेडी और लगातार सियासी मुबस्सिरीन भी ये सवाल करते हैं कि आखिर जेडीयू को 15 साल लालू प्रसाद यादव की नाकामी क्यों बतानी पड़ रही, जब आपने 15 साल बहुत सारे काम किए हैं? फिर तो देखिए, एक बात समझिए, अभी डॉक्टर नवल किशोर जी ने बात कही कि महाराष्ट्र से तुलना कीजिए, केरला से तुलना कीजिए, इससे तुलना कीजिए। बिहार को जो तेजस्वी यादव जी ने क्या किया, अपने पोस्टर से अपनी माता जी का, मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा का और मोहतरम लालू प्रसाद यादव जी का फोटो गायब कर दिया। उनको ये लगता है कि इनकी तस्वीरें अगर हमारे इलेक्शन कैंपेन में रहेंगी तो इनको 15 साल वो जंगल राज याद आ जाएगा बिहार के लोगों को। हम 15 साल जंगल राज को याद करना नहीं चाहते, बिहार के लोग उसको याद करना नहीं चाहते। लेकिन जब विकास की बात आएगी, जब तरक्की की बात आएगी, तो ये बताना पड़ेगा कि अगर 15 साल की तरक्की हुई होती तो आज हम महाराष्ट्र से क्राइम के लेवल पे मुजफ्फरपुर में 34 बेसहारा बच्चियों के साथ जो घिनौना कार्य हुआ, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब मुझे बात करने दीजिए।
आप बताइए ना, आप क्यों छिपते हैं? आप बताइए कि उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जो इस राजनीति को उन्होंने आधार बनाया कि हमारी राजनीति भाजपा से अलग है, सांप्रदायिक हम नहीं है, हमारे मुद्दे अलग है, और हम सारे कंटेंशियस मुद्दे उनके अलग है। आज वो एक कैसे हो गए? हर मुद्दे पे हर भाजपा के फांसीवादी या जो सांप्रदायवादी मुद्दे हैं उन सब में वो सहयोग कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक। इस पर क्या जवाब है उनका? क्या है? वैचारिक रूप से समाप्त हो गए हैं। खालिद अनवर साहब, मैं जवाब देता हूं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। आपके अपने इसको समझने की जरूरत है कि अगर 15 साल लालू यादव जी के 15 साल में तरक्की हुई होगी तो बिहार आज बहुत आगे गया होता। जहां तक सुनिए, जहां तक फिरका परस्ती का मामला है, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए एनडीए की सरकार ने ये साबित किया है कि अगर कोई दंगाई सड़क पे दंगा करने की कोशिश करता है तो हम न उसका मजहब देखेंगे, न उसकी पार्टी देखेंगे, उसको जेल के अंदर भेजेंगे। नीतीश कुमार ने भागलपुर के फसादियों को कमीशन बैठा करके सजा दिलवाई, जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने छोड़ने की कोशिश की थी, अपने घर में पनाह दी थी। नीतीश कुमार ने उन तमाम दंगों की फाइलों को निकलवाया जो आपकी सरकार ने 15 वर्षों तक दबा के रखा था, चाहे वो सीतामढ़ी का दंगा हो, चाहे बिहार शरीफ का दंगा हो, जहां मुसलमानों को कत्ल किया गया था। नीतीश कुमार ने तमाम फाइलों को खुलवा करके सजा दिलवाई। आप ये नहीं कह सकते। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का वाकया आया, नीतीश कुमार ने 1 मिनट नहीं लगाया मुजरिम को जेल भेजने के अंदर। हम बचाते नहीं है, हम मुजरिमों को बचाने वाले लोग नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है जो गुंडों को पनाह दे। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, 1 मिनट नहीं लगेगा अगर कोई क्रिमिनल हमारे साथ होगा, अगर कोई नहीं, हम वही तो मैं कह रहा हूं, कोई अगर मुजरिम साबित हो, कोई मुजरिम हो, तो उसको हमारी सरकार 1 मिनट नहीं लगाती जेल भेजने में। और आपकी सरकारों ने, आपकी पार्टी ने मुजरिमों को हमेशा पनाह दी, आपकी पार्टी ने दंगाइयों को पनाह दी, आपकी पार्टी ने दंगों को भड़काया, आपकी पार्टी ने एक कम्युनिटी के अंदर आज के इलेक्शन में भी एक कम्युनिटी के अंदर, अकलियतों के अंदर, मुसलमानों के अंदर डर बैठाया, खौफ दिखाया कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो ये हो जाएगा। डॉक्टर नवल किशोर साहब, खौफ की नफ्सियात, जो टेरर साइकी है ना, वो क्रिएट करके जो सरकार बनाने की आपकी आदत पड़ी हुई आपकी पार्टी की, उसको बदलना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम सभी तबकात की तरक्की करेंगे। आप डर दिखाते हैं, यादव को डर दिखाते हैं। बड़ा इल्जाम आरजेडी पर कि डर दिखाकर पॉलिटिक्स करती है आरजेडी। नवल किशोर साहब, आपका रिएक्शन? आरजेडी का बड़ा, जेडीयू का बड़ा इल्जाम आरजेडी पर कि डराकर धमकाकर आप वोट पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को डराकर अपनी जानिब राग़िब करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि इनकी समझदारी क्या है। जो हमेशा जंगल राज का भय कौन दिखाता है, आरजेडी या जदयू, भाजपा या आरजेडी? आपको पता होगा, ये मीडिया के लोगों को भी पता होगा कि भय पर भरोसा किनको है। जब भी मोदी जी जाते हैं जंगल राज की बात करते हैं, अमित शाह जाते हैं जंगल राज की बात करते हैं, नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं। जबकि आप क्राइम रिकॉर्ड देख ले पिछले 3 साल का, तो 2 लाख के आसपास हर साल अपराध हुए हैं। महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उसकी संख्या बढ़ी है, और पिछले उसके पहले सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। आप क्या बात करेंगे? जिस तरह का अपराध आपने संरक्षित किया, जिसके मुख्य अपराधी आपके पार्टी में है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके हस्बैंड पकड़े भी गए हैं, इस पर तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। हमने जब भी राजनीति की है वह सामाजिक न्याय की राजनीति की है, सामाजिक सौहार्द की बात की है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है। और 1990 से 2005 तक कोई दंगा नहीं हुए। ये लालू जी का एक ऐसा उपलब्धि है जो विपक्षी भी मानते हैं। सामाजिक न्याय के आधार पर कोई विपक्षी भी मानता है कि उन्होंने वंचितों को स्वर दिया, उनको उभारा। नवल किशोर साहब, आपने क्या कहा? कब से कब तक दंगा नहीं हुआ आरजेडी के दौरे इख्तियार में? 2005 तक, 1990 से 2005 तक। पालीगंज में स्वर्णों के खिलाफ क्या था 1992 में? वहां पर लालू जी खुद गए, खुद उसको चेक किए। आपने कहा दंगा नहीं हुआ था ना? हुआ था ना? बिल्कुल। तो गलत फैक्ट मत रखिए ना, गलत फैक्ट क्यों रख रहे हैं? एकदम हुआ था, आप पता कर लीजिए ना, पता कर लीजिए। ग्राउंड पे वोटर्स है, वो खुद कह रहे हैं कितने दिनों तक वो घरों में मुकैद रहे, कितने दिनों तक घरों में बंद रहे डर के मारे। 1990 में आडवाणी को किसने गिरफ्तार किया?
आपको नहीं मालूम है ये? और उसके बाद जितने भी फांसीवादी ताकतें हैं, जितने भी कम्युनल फोर्सेज हैं, उनको रोकने का किसने काम किया? आपको ये नहीं मालूम है? जिन लोगों ने भी कोशिश किया उनको मुख्यमंत्री के तौर पे शिवहर में डीएम के आगे सीएम की गाड़ी चली थी और उन्होंने शिवहर में दंगा कंट्रोल किया था। ये आप भूल गए क्या? आप ये नहीं भूल सकते हैं कि उनकी उपलब्धि क्या रही है? ये तो विपक्षी भी मानते हैं। जहां तक आर्थिक आधार पे कुछ कमियां रही, उसके बाद हम 15 साल बाहर भी तो रहे, और 15 साल जब बाहर रहे तो हम मुख्य विपक्षी दल रहे। सबसे ज्यादा लोगों ने हमें पसंद किया सरकार के बाद। हमें वोट शेयर हमें जदयू से भी ज्यादा मिला, 2010 को छोड़कर बीजेपी से भी ज्यादा मिला। आप पिछले उसके विधानसभा का 2000 से विधानसभा का देख ले, 2005 अक्टूबर और फरवरी दोनों, 2010 को छोड़ के हर बार हम उनसे ज्यादा वोट लाए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे हैं। अभी भी सरकार हमारी होनी चाहिए। उन्होंने जदयू के सरकार नीतीश कुमार को डरा धमका के उनसे जनादेश की चोरी करवा के सरकार है। अदरवाइज 2015 में तो उनको सबसे बड़ी शिकस्त मिली थी। मोदी जी भी थे, अमित शाह जी भी थे, लेकिन उनको तो 157 में 53 सीट मिले थे। ये क्या सच झूठ है क्या? ठीक है खालिद अनवर साहब, इस बार नीतीश सरकार के लिए चुनाव काफी दिलचस्प भी है और कांटे की टक्कर दो नौजवान दे रहे हैं। एक तो तेजस्वी यादव हैं, दूसरा चिराग पासवान की पै दर पे हमले जो है नीतीश कुमार पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू को नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि अगर पहले मरहले की बात करेंगे तो 10 सीटों पर आपके मध्य मुकाबले 10 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, दोनों को सियासत विरासत में मिली है। दोनों एक परिवार के चश्मो चिराग हैं और वो नहीं जानते बिहार की नब्ज को, बिहार क्या चाहता है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। अभी डॉक्टर नवकिशोर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, कि जब सीतामढ़ी का फसाद हुआ जिसमें 1000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल, मुसलमानों की बस्तियां जलाई। डॉक्टर साहब हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और भारत आपके पास लौट वही सीतामढ़ी में जब दंगा हुआ जिसमें ऑन रिकॉर्ड 32 मुसलमान कत्ल किए गए, 1000 से ज्यादा बस मकानों को जला दिया गया। आप पूछ लीजिए उनसे, क्या लालू यादव जी ने एक FIR दर्ज कराया? क्या एक आदमी को मुआवजा दिलवाया? क्या एक आदमी जेल गया? बिहार शरीफ में दंगा हुआ, समस्तीपुर में दंगा हुआ और कई लोग मारे गए। क्या लालू जी ने एक FIR कराया? ऐसे दंगों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको लालू जी ने दंगा करवाया और दंगा रुकवाया और एक FIR नहीं होने दिया। आप बात करेंगे, आपको देखिए बिहार के लोगों ने, सेकुलर लोगों ने, मुसलमानों ने भागलपुर फसाद के बाद आपको वोट दिया था और सही कह रहे हैं कि आपने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया आपने, लेकिन आपने भागलपुर दंगाइयों के साथ क्या किया? हमारी सरकार ने भागलपुर के नवकिशोर साहब जवाब आपका, वजीफा देने का काम किया, उनका घर बनाया। जवाब लाजमी है। जिनकी बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार कोई दल नहीं छोड़े हैं, कोई विचार नहीं छोड़े हैं और संघमुक्त बात की करते करते संघयुक्त हो गए। ये कौन नहीं जानता है? उनके अपने अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, शरद यादव उनका साथ छोड़ दिया और उनको तानाशाह कहा, ये कौन नहीं जानता है? अली अंसारी जी उनका साथ छोड़ दिए, कौन नहीं जानता है? अगर वो इतने ही पाक साफ होते और उनके नीति और राजनीति में इतनी ही ताकत होती तो इतने स्थापित नेता उनका साथ कैसे छोड़ देते? लालू यादव तो उनको जब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़े इस आधार पे कि वो कम्युनल है, 2002 के दंगों के आधार पर गुजरात का जो इतिहास, काला इतिहास रहा, उसके आधार पर जब 2013 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ छोड़े तब तो उन्होंने उनका सहायता किया और मुख्यमंत्री उनके बदौलत 6 साल बने रहे और उसके बाद एकाएक छोड़कर चले गए। जिस आधार पे छोड़कर गए वो तो आज तक प्रूफ नहीं हुआ, आज तक वो बात वैसे ही रह गई। जिस रेलवे की आप बात करते हैं, रेल मंत्रालय की, वो रेल मंत्रालय पहले यूपीए में 1 लाख करोड़ का फायदा दिया और कोई उस पर सवाल नहीं है। गरीब रथ चलाया, कोई सवाल नहीं है। कुल्हड़ में चाय गरीबों के द्वारा बनाया हुआ दिया। उन्होंने खादी को मैंडेटरी किया, ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं किया। उन्होंने कुलियों को नौकरी में आने का मौका दिया। गरीब केंद्रित राजनीति लालू जी की रही है और वो सामाजिक न्याय को सबसे पहले पंक्ति में रखते हैं, कम्युनल हार्मोनी को सबसे पहले रखते हैं। इसमें क्या डाउट है आपको? आप अगर इस तरह का बात करेंगे तो आपको तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में भी जाना मुश्किल हो जाएगा। आप कम से कम सोच समझ के बात कीजिए। आप ट्रेनिंग और डिक्टेशन लेते हैं भाजपा से, मुझे समझ में आती है, सब लोग जानता है, लेकिन वो बात तो नहीं कहे जो सच नहीं है। और अगर हम सच के साथ आज खड़े हैं और एक परिवर्तन का हम रोड मैप दे रहे हैं
संकल्प बदलाव का लेकर आए हैं और जिसमें कह रहे हैं कि हम बिहार के आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, जिसको कहते कहते आप 15 साल बुजुर्ग हो गए और थक गए और आप कह रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, तो अब तो विकल्प बिहार को, जनता को चाहिए ना। बिहार के जो युवा वर्ग हैं जो कि चाहते हैं कि हम अच्छा करें और बिहार में ऑप्शन नहीं है तो बाहर जाते हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि हम बिहार में ही बिहारी युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और डोमिसाइल भी लागू करेंगे और जो बेरोजगार हैं उनको 1500 रुपया भी देंगे। ये 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए जैसा लास्ट कमेंट खालिद अनवर साहब, ये तो सच होने वाला है। जब आरजेडी दावे कर रही है तो परेशानी क्यों? जी नहीं, देखिए आरजेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पार्टी कम ये गिरोह ज्यादा है। हम ऐसे लोगों पर बिहार के लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? एक शख्स जो नीतीश कुमार है जो करके दिखा रहा है और एक आदमी है जो वादे कर रहा है और उसका रिकॉर्ड यह है कि उसने धोखा दिया है। कैसे भरोसा करेंगे आप बताइए? आपके ऊपर हम कैसे भरोसा करें? आपके पास कोई विजन नहीं, कोई तरीका नहीं काम करने का। आपने कोई पिछले दिनों में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से आप तो जेडीयू लगातार हमले कर रही है आरजेडी पर कि कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको सत्ता पर दोबारा वापसी मिलेगी। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि पूरी तरह से नाकाम रही 15 सालों में नीतीश सरकार। आने वाला अब जो इंतखाबात जब वोटिंग होगी उस वक्त पता चल पाएगा कि कौन बाजी मारता है। बेहद शुक्रिया खालिद अनवर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवल किशोर साहब अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए 2 रुख में इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।